करो, क्योंकि एनसीईआरटी की क्वेश्चंस आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, दे वुड हेल्प यू टू क्रैक योर बोर्ड, और अंडरस्टैंडिंग तो सभी के लिए जरूरी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना देते मैम क्वेश्चन। ऑब्वियसली कंपटीशन के लिए तो हमें कंपटीशन की पीवाईक्यूज और बाकी सब चीजें करनी पड़ेंगी, जो आपको असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड होते हैं वो तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी आपके बोर्ड के लिए बहुत अच्छा है, उसका अच्छे से रिपीटेशन मतलब दिमाग से कर लो तो तुम्हें लिखने का तरीका भी आ जाएगा कि लिखना कैसे होता है, राइट? यस मैम, वो डिफाइन करके हर एक स्टेप को कैसे लिखना है उसमें भी हो जाता है। ठीक है, तो आप बोल रहे थे कि एक बार लास्ट वाला रिवाइज करा दूं, तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात की थी, बड़ी बेसिक से स्टार्ट की थी कि मैकेनिक्स क्या है, ठीक है, मैकेनिक्स के टाइप्स कितने हैं, और काइनेमेटिक्स एक वो ब्रांच है जहां पर हम नॉर्मल डिस्कशन करते हैं कि ठीक है ये चीज हो रही है उसको स्टडी करते हैं, लेकिन जब उसकी कॉज को भी हम स्टडी करने लगते हैं तो वो डायनेमिक्स कहलाता है, जो कि इस बार का ये वाला चैप्टर है। हम यहाँ फोर्स के साथ डील करते हैं। फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो शेप, साइज, डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन तीन चीजों को चेंज करती है, ठीक है। अब इसके अलावा फोर्सेस कई टाइप की होती हैं, अपन लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स, जो मैंने मेन बताई थी आपको। एक मैंने नॉर्मल रिएक्शन बताया था, एक हमने देखा था टेंशन, राइट, उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे। गुड इवनिंग बेटा। फिर अपने पास आया था फर्स्ट लॉ न्यूटन का, ठीक है, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जो गैलीलियो ने पहली बार दिया था, उसी को फर्दर इलेबोरेट करा है न्यूटन ने। और एक सिंपल सी बात बोली है विच इज हियर कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, विद द सेम स्पीड। एक सेकेंड, विद द सेम स्पीड, राइट, एंड इन द सेम डायरेक्शन, जिसको मैंने आपको ऐसे भी लिख के बताया था कि कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब सब चीज से, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो वो उस वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा अनटिल अनलेस आप कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओ, ठीक? यस मैम। ओके, आप ये देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है। अब उस पर हमने बैलेंस्ड फोर्स लगाई, इधर से भी लेट्स से 10 न्यूटन और इधर से भी 10 न्यूटन, तो भी वो ऑब्जेक्ट किस में रहा, रेस्ट में ही रहा। जब हमने उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई तब इधर क्या हुआ, मोशन हुआ, राइट? यस मैम। फिर आपको एक ही बॉल दिखाई है कि बॉल भी रेस्ट में है, जब तक रेस्ट में ही रहेगी। आपने यहाँ पे स्पीड, डायरेक्शन सब आपने चेंज करी क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स आई। अब ये ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ये मोशन में ही रहना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये नेट से स्ट्राइक करेगा फिर इसको एक अनवांटेड या ऐसे बोल दो कि एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स मिल गई और ये रुक जाएगा, राइट? ये इस डायग्राम का मतलब था, आई गेस समझ आ गया होगा। मैम ये जो आपने सेकंड में जब मैम उसने पैर से मारा तो फिर मैम वो बैलेंस फोर्स कैसे होगी? अनबैलेंस्ड लिखा हुआ है बेटा, बैलेंस्ड का अनबैलेंस्ड फोर्स है, जब भी तो उसकी स्टेट चेंज हुई कि रेस्ट से मोशन में आ गया। अब मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, फिर से उसकी स्टेट चेंज करने के लिए एक अनबैलेंस्ड फोर्स इस नेट के थ्रू आई। डन? मैम जो फोर्स नेट ने दिया उसको, उसका नाम क्या होगा? क्या मैम जो फोर्स नेट ने लगाया बॉल पे उसका नाम क्या होगा? आप बताओ क्या होना चाहिए? इलास्टिक फोर्स होना चाहिए मैम, मुझे तो ऐसा लगता है। वो नहीं होगा? इलास्टिक फोर्सेस कौन सी होती है? जो मैम जब खींचते तो खींच जाता है, उनको दबाने से दब जाते हैं वो वाले। मैम ये कौन सी फोर्स में आएगी जो नेट ने लगाई? मैम न्यूटन के थर्ड आई लॉ में गेस आएगी। जब नेट पर गई होगी तो नेट की सरफेस से उस पर फोर्स लगाई होगी ना, नॉर्मल वाला। एग्जैक्टली। ओके मैम, समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है कोई? हाँ माधव बोलो बेटा। मैम एक बार आप वापस बता दो, मैं लेफ्ट हो गया था एक बार। ओके, देखो एक सिंपल सी बात है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक आप उस पर अनबैलेंस्ड या एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। तो इसको इन्होंने दो एग्जांपल से बताया। फर्स्ट एग्जांपल इस स्टोन का था, सेकंड एग्जांपल इस फुटबॉल का था। देखो दोनों रेस्ट में है, कोई इशू नहीं। आपने इस पर जैसे ही एक बैलेंस्ड फोर्स लगाई, ठीक है, दोनों तरफ से 10 न्यूटन ऐसे फोर्स लगाई, तब भी वो रेस्ट में ही रहा। जब आपने उसे अनबैलेंस्ड फोर्स दी, इन दैट सिचुएशन उसने वो जो बॉक्स था, ये जो भी रॉक है, ये मूव कर गई, ठीक है।
समझ में आया? जब अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगाई Yes, तब ma'am. मूव करी। Now the second thing is this ball, ये बॉल आराम से रेस्ट में रहना चाहिए। आपने आके किक मारी, अनबैलेंस्ड फोर्स आई, वो मोशन में आ गई। अब मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, पर ये नेट से स्ट्राइक हुई और फिर उसका रुक गई या जो भी डायरेक्शन चेंज हुई, तो यानी कि नेट एक अनबैलेंस्ड फोर्स का काम, राइट? यस मैम। दिस इज फर्स्ट लॉ। इसी ही लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच रेजिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, जो चेंज ऑफ स्टेट को रेजिस्ट करता है वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो हर बॉडी में होती है उसको इनर्शिया बोलते हैं। इसीलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। इज दैट ओके? यस मैम। Yes, ma'am. तो हो गया क्विक रिकैप आपके। मैम एक क्वेश्चन था, हाँ मैम इनर्शिया को कैलकुलेट भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में? वैसे मास के प्रोपोर्शनल होता है, हाँ चीज पूछ तो रही मैं थी। कैलकुलेट करते उसको अलग से या मास के प्रोपोर्शनल ही रखते हैं? हाँ, वो मास की प्रोपोर्शनल ही आता है। बल्कि इनर्शिया का जो एक एनालॉजी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आप देखोगे, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कहीं आप कैलकुलेट कर सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ। मैम ठीक है। मैम इन्होंने कहा कि जो इनर्शिया है वो मास के प्रोपोर्शनल है, तो मैम अगर जैसे फुटबॉल है उसका 5 kg वेट है और एक किताब है उसका 5 kg वेट है, तो मैम इनर्शिया तो लेकिन किताब के पास ज्यादा होगा, लेकिन वेट तो सेम है। इनर्शिया किताब के पास ज्यादा होगा, ऐसा कैसे तुम्हें फील हुआ? मैम बिकॉज क्योंकि अगर मैम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो बॉल जल्दी भाग जाएगी किताब के मुकाबले। वो तो फ्रिक्शन की बात हो गई, वो तो फ्रिक्शन बहुत सारी चीजें होती हैं, रोटेशनल है, रोलिंग मोशन आ जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन लगता है ना उसमें, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, ऐसा एक चीज पे कंक्लूड नहीं करते। अभी आप पढ़ो, समझो और तब बताना। अभी न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, अभी जस्ट आपने स्टार्ट किया है, सेकंड लेक्चर है, अभी बहुत सारी चीज जानोगे तो शायद तुम समझ पाओ खुद से ही। बाकी वरना धीरे धीरे तुम एक्सप्लोर करोगे भी। देखो, शेप का भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फर्क पड़ता है, राइट? चीजें डिफरेंट। आपने अगर 9th-10th पढ़ा होगा तो वहां देखा होगा ना कि जो प्रेशर है वो हॉरिजॉन्टली बहुत कम लगता है इन कंपैरिजन टू खड़े होने पर। यस मैम। वेट सेम है, यस है ना? क्योंकि वहां पे एरिया ऑफ कांटेक्ट का कॉन्सेप्ट है। यस मैम। हाँ ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। जस्ट वेट एंड देन एक्सप्लोर। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। किसी को कोई Yes, दिक्कत ma'am. है इसमें? हाँ, डिस्कस करूं कि आगे चली जाऊं? मैम कर दो, मैम, एक बार कर दो। चलो, यहाँ से देखो, एक टेंशन ऐसे लग रही होगी। एक मिनट, दूसरा कलर ले लेते थोड़ा विजिबल हो आपको। मैम मेरा 90-40 आया था। ओके, एक टेंशन ऐसे लग रही होगी और एक टेंशन ऐसे लग रही होगी। मैंने 2 पॉइंट्स पे बनाई है विद रिस्पेक्ट टू दिस 5 kg ब्लॉक। लेट्स से Yes, ma'am. दिस इज T1 एंड लेट्स से दिस इज T2। अगर मैं 5 kg का, देखो सॉल्व तो तुम ही करोगे, मैं तुम्हें हिंट दे रही हूँ। 5 कंपोनेंट kg निकालेंगे ना मैम उसके। हाँ, अगर मैं वो बनाऊं प्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ पर 5G एक्ट कर रहा है, इस तरह से T2 एक्ट कर रहा है, और कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पे T1 एक्ट कर रहा है और इस डायरेक्शन में T2 एक्ट कर रहा है। बेटा, आपको ये चीज 37 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि ये 53 डिग्री हो जाएगा। मैम स्क्रीन पॉज होगी। नहीं बेटा, स्क्रीन पॉज हाँ यस नहीं मैम। है ना? तब आप इसकी कंपोनेंट्स अगर ब्रेक करते हो तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? ऊपर वाले 50 न्यूटन होना चाहिए। cos 53 डिग्री और इधर मिलेगा आपको T2 sin 53 डिग्री। ये नो समझ में आया? 53 डिग्री कैसे हुआ? दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 53 डिग्री। ओके, हटा दो ये वाला यस चीज मैम। क्योंकि उसका काम खत्म, हमने कंपोनेंट्स ब्रेक कर लिए। अब आपके पास ये डायग्राम है, यहाँ से आपको बैलेंस्ड इक्विलिब्रियम दिखाया था ना, तो क्या क्या चीजें दिख रही हैं कि T2 sin 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 5G which is 50 न्यूटन्स एंड T2 cos 53 डिग्री इज इक्वल्स टू T1। यही मिल रहा है ना? Yes, ma'am. 53 डिग्री से वैल्यूज, अब मुझे लगता है कि कई बार हो T2 गया है, मैम, ट्रायंगल आपको बनाना आता होगा। मैम 4/5 हो जाएगी sin 53 डिग्री की। यस मैम। तो sin 53 हो जाएगा 4/5, T2 is equals to 50 और यहाँ से आ जाएगा 62.5। 5/4। ठीक है, बिल्कुल जो भी आ रहा होगा रख लो उसको। इस चीज को यहाँ पुट करो, 50 into 5/4 और cos 53 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा
3/5 3.5. Yes, ma'am. ठीक है, 3/5 and that is T1. मैम ये 37.5 आ रहा था, ठीक है, 37.5 सॉल्व कर लो हमें। ऐसे ही करा था मैम सेम। हाँ लिख लो। हाँ 12.5 into 5 62.5 आ रहा है T2। यस मैम। हाँ और T1 आएगा 37.5। 0.5 हाँ 15 हाँ ठीक है, ये आंसर सारे। कोई दिक्कत हुई यहाँ पर? मैम ये हॉरिजॉन्टल वाला बता दो एक बार। कौन सा वाला? मैम हॉरिजॉन्टल वाला 2 cos 53 वाला एक बार, कि जो देखो, कुछ नहीं है, ऐसे समझो यहाँ पर ये T2 एक्ट कर रहा था, आपको ये एंगल 37 डिग्री दिया हुआ था। अब एक बात बताओ, यहाँ से आप इस माइक ऑफ करो, सॉरी माइक ऑफ, दिस इज 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हुआ? 53। 53 ना। अब इसके कंपोनेंट्स आपको ब्रेक करने हैं, कंपोनेंट्स ब्रेक करने आने चाहिए। ओके मैम। यहाँ पर है ना, जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कॉस जाता है, उसकी यस परपेंडिकुलर मैम, साइन। साइन आ गया मैम। यस डन, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से करो। और अभी टाइम हो रहा है 1934। मैम ये √2 kg लिखा है वेट। हाँ जी बेटा। नाइनटी 90। मैम एक बार पिछले स्लाइड ये वाली दिखाने दीजिए, नहीं इससे भी पहले वाली। मैम इससे पहले है? वाली। अच्छा दिस वन, जब ये हो जाए तो मुझे बता दो। टाइम अप हो गया है, मैं करा देती हूँ अभी। मैम मैम 60 डिग्री वाले रोप में आ रहा है, 30 डिग्री वाले रोप में आ रहा है 10√2 न्यूटन। ओके मैम देखते हैं और एक ना बारी। 60 डिग्री वाले रोप में आ रहा है 10√2/√3। ओके एक सेकेंड। मैम इसके जब कंपोनेंट बनाएंगे वर्टिकल में, तो दोनों में आधा आधा स्प्लिट हो जाएगा उसका वेट। अभी देखते हैं, एक मिनट रुको। देखो
एक टेंशन इधर जा रही होगी, एक टेंशन इधर लग रही होगी। इसको T2 कंसिडर कर लेते हैं, इसको T1 कंसिडर कर लेते हैं। अब मुझे अगर √2 kg वाले ब्लॉक का क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो कुछ ऐसा करेगा ना, √2g फोर्स नीचे लग रहा होगा, T2 इधर लग रहा है और T1 इधर लग रहा है, राइट। अगर आप ध्यान से यस देखो मैम। तो T2 यहाँ 60 डिग्री पे एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल से, और ये 30 डिग्री पे, यानी यस कि मैम। जब आप इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करोगे तो इधर आएगा T1 cos 30 डिग्री Cos यस 30. मैम। और इधर चला जाएगा T2 cos 60. T1 T1 साइन इधर sin 30 डिग्री। साइन T sin 30 degree. अब आप सिमिलरली आप ब्रेक करोगे T2 को, तो इधर मिल जाएगा आपको T2 T2 cos cos 60 डिग्री 60. और इधर चला जाएगा T2 T2 sin sin 60 60 डिग्री। degree. अब ये यस T1 मैम। T2 हटा दूं ना, यस मैम। ये जो Yes, लग रहे हैं ma'am. इनको हटा देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम। अब देखो सिंपल, हमें वर्टिकल से बैलेंस करना है, हॉरिजॉन्टल से बैलेंस करना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपके पास बनेगा दो इक्वेशन आएंगी मैम। T1 into sin 30, sin 30 is 1/2 plus T2 into sin 60 which is √3/2 is equals to 10√2, right? यस मैम। यहाँ से आप ma'am. इसको लिख सकते हो T1 plus √3 T2 is equals to 20√2। एक इक्वेशन आपके पास ये आई। यस अब आप मैम। देखो कि हॉरिजॉन्टल बैलेंस करके आपको क्या मिलता है, यहाँ आपको मिल रहा है T1 cos 30 which is √3/2 is equals to T2 cos 60 which is 1/2। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आपको T2 का वैल्यू मिलता है √3 T1। तो आप इस वैल्यू को इधर इक्वेशन में पुट कर लो, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको यहीं पे साइड में। मैम T1 की वैल्यू 5√2 आ रही है। ओके बेटा, एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे T1 प्लस √3 3 हो जाएगा, 3T1 इज इक्वल्स टू 20√2, यानी कि 4T1 इज इक्वल्स टू 20√2। बेटा T1 का वैल्यू कितना आ गया, 5√2, राइट। अब T1 का ये वैल्यू उठा के आप T2 में रख दो, तो T2 मिल जाएगा आपको 5√6। √6. इज दैट ओके? मैम मैम हाँ जी बेटा। मैम एक बार यहाँ से फिर से समझा दो ये T1 into 1/2 से। देखो कुछ नहीं है, एक बात बताओ, ये अगर इक्विलिब्रियम में है सिस्टम तो वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सब बराबर होंगी ना। अब यहाँ अपवर्ड फोर्सेस T1 sin 30 T2 sin 60 है, ये पक्के से इससे बैलेंस हो रही होंगी ना डाउनवर्ड फोर्स से, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तो Yes, बस हमने वो इक्वेशन Yes, लिख दी। ma'am. सिमिलरली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो है ये बैलेंस हो रही होंगी, मैम तो फिर इनको आपने हमने साथ में लिख दिया। 10 into में √2 क्यों लिखा? Yes, ma'am. यही बेटा √2 अरे g है ना, g का वैल्यू 10 √2। अच्छा ओके ओके। Yes, ma'am. Okay, okay. ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड करते हैं। यहाँ पर आपको टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में और नॉर्मल रिएक्शन निकालना है मास m पर। आपको बोला हुआ है कि मास m इज इन इक्विलिब्रियम। समझ में आता है? ये Yes, मास ma'am. इक्विलिब्रियम में है, आपको टेंशन और n निकालना है। तो बेटा अभी टाइम हो रहा है आपके पास 1941, आप इसको 1944 तक सॉल्व करके दे दीजिए। मैम वो चैट बॉक्स में डाल देना। हाँ जी बेटा। मैम एक बार पीछे वाले स्लाइड दिखा दो। एक सेकेंड, जब भी हो जाए आकर्षित एक बार मुझे बता देना कि हो गया। मैम हो गया। मैम आंसर ड्रॉप कर दिया मैम।
ओके मैम एक क्वेश्चन था मैम, इक्विलिब्रियम में मैम इतने हार्ड पड़ रहे हैं मैम, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो वो ज्यादा हार्ड होता है क्या? तब हार्ड नहीं होता, तब ना बस कुछ आपको एक्सेलरेशन दे दी जाएगी ना। अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो मूव कर रहा होगा, ठीक है। Yes, फोर्स ma'am. अगर उस पे अनबैलेंस्ड है तो एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज F इज इक्वल्स टू ma। तो बस आपको फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिक्कत नहीं है। पर आपको दोनों चीजें सिखाई जा रही है ना अभी, लाइक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके मैम। टाइम हो गया है, एक बारी मैं सॉल्व करती हूँ, फिर आप लोग मुझे बताना कि यही था कि नहीं। बेटा जब आपसे वो मास m की बात कर रहा है तो एक बार मुझे बताओ, यहाँ पे टेंशन T m के रिस्पेक्ट में ऐसे लग रही होगी और नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे लग रही होगी, यही हो रहा होगा ना? यस मैम। हाँ या यस ना? मैम। अब ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये जो हमारे पास मास m है, एक बात बताओ, इसका वेट इस तरह से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कुछ Yes, ma'am. ऐसे लग रही है और टेंशन कुछ ऐसे लग रही है, यही हो रहा है ना? यस एक मैम। बात थोड़ा सोचो, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है ना? यस मैम। यस मैम। तो मैं इस बार जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लूं, क्यों ना मैं उसे घुमा के ले लूं। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा, जो इंक्लाइन प्लेन में था, तो आई गेस आपको एक्सिस रोटेट करने Yes, में तो ma'am. दिक्कत नहीं होती होगी, बस 90 डिग्री हमें मेंटेन करना है। इसको रोटेट करने का मतलब इसलिए था क्योंकि अब सिर्फ यही एक फोर्स है जो एक्सिस पे लाई नहीं कर रही, एंड और टी दोनों एक्सिस पर आ गया, है ना? समझ रहे हो? यस मैम। फायदा हो गया ना अपना, हमको सिर्फ एक ही फोर्स के कंपोनेंट्स लेने हैं। अब आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये एंगल आपको देखो mg इस तरह से एक्ट कर रहा होगा, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो गया ना। अब यहाँ से जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बेटा ये पूरा 90 यानी कि ये बचा हुआ थीटा हो गया। समझ में आता है? यस मैम। यस मैम। तो यानी कि दिस एंगल इज थीटा, राइट? अब यहाँ पे आप इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर लो, क्या ही दिक्कत है? इधर Yes, चला ma'am. जाएगा mg cos थीटा Yes, ma'am. और इधर चला जाएगा mg mg sin sin theta. बिल्कुल। अब आपसे नॉर्मल और टेंशन पूछ रहा है, जब दोनों इक्विलिब्रियम में, सॉरी ये मास इक्विलिब्रियम में है, तो हॉरिजॉन्टल यानी कि फोर्सेस अलोंग y एक्सिस और फोर्सेस अलोंग x एक्सिस Same. दोनों का इंडिविजुअली सम 0 होगा ना? Yes, ma'am. तो यानी कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg cos थीटा फर्स्ट आंसर एंड टेंशन इज इक्वल्स टू mg sin थीटा सेकंड आंसर। किसी को कोई डाउट? एक सेकेंड। मैम ये आसान था मैम, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में कर रखा था ना, तो देखते ही होगा। एग्जैक्टली, पता है? और देखते पता है ही होगा खाली सर। प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, हर चीज का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। आपने बेसिक मैथमेटिक्स में वेक्टर्स के कंपोनेंट लेने सीखे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने एक्सिस रोटेट करना सीखा है, तब जाके चीजें कंबाइंड होकर आपको आंसर दे पा रही है बहुत इजीली। जिसको वो सारी नॉलेज याद है ना, वो मतलब यहाँ पे बस यही है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अब तक जितना भी पढ़ा है ना, सबका यूज होगा। इसलिए एक वक्त बाद ना बच्चा बाकी पिछले वाले चैप्टर रिवाइज ही नहीं करता, जब कई बार कर चुका हो उसके बाद कभी पहली बार भी छोड़ दो। वो सिर्फ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन उठाता है और कहता है 5th चैप्टर तक हो गया, क्योंकि इसमें सब चीज यूज हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ा अच्छा चैप्टर है ये। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। थीटा लेने में कहीं दिक्कत हो रही हो, एक्सिस घुमाने में दिक्कत हो रही हो, कहीं भी नहीं है कोई इशू किसी को? मैम एक बार दोबारा समझा दो। हाँ, अब चुप मत रहा करो, बता दिया करो, वरना यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे इश्यूज। देखो, मैंने आपसे सिर्फ एक बात बोली कि यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम दिया हुआ था, सिर्फ इतना दिया हुआ था ना, सब हटा दिया। आपसे क्या पूछ रहा है? नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन कितना है। एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट पे मुझे टेंशन निकालना है इस ब्लॉक पर, तो मैं इस पर बैठकर यहाँ से कहते ना कि ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि इस तरह से टेंशन जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन बेटा ये
जो बॉक्स रखा है ये वेज जो है ये लगा रहा इसको होगा। खोल दोगे। इसमें हाँ आ गई। माधव समझ में आई ये वाली चीज? यस मैम। यस मैम। चीकू माइक ऑफ करो बेटा। ठीक है, अब मुझे एन और टी का वैल्यू निकालना है। एक बात मुझे बताओ, इस पर ग्रेविटी इस तरह से एक्ट कर रही होगी ना? यस मैम। अब आप एक बात देखो, एन और टी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। यस तो मैम। कितना अच्छा हो अगर मैं, यस मैम। हाँ देखो कंपोनेंट्स तो लेने ही है, तो हमारे लिए अच्छा है ना कि हम ऐसी एक्सिस ले लें जो एन और टी को कवर करती हो, क्योंकि वो तो 90 डिग्री पर है ही, है ना? तो मैंने Yes, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को रोटेट कर दिया। भाई इनकी सिर्फ एक ही शर्त है कि इनकी बीच एंगल 90 डिग्री हो, डायरेक्शन से इनको मतलब नहीं है, एंगल 90 डिग्री होना चाहिए एक्स और वाई के बीच। तो ऐसे मैम मैंने अभी इनको आपने जो शिफ्ट कर बोला वो दिया। वापस से रिपीट करना। मैंने ये बोला कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज अ रेफरेंस फ्रेम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना, इसको आप अगर रोटेट कर दोगे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच ओके 90 मैम। डिग्री का एंगल मेंटेन करना है। ओके मैम। तो बस अब देखो एम जी, यहाँ पे थीटा एंगल है ना बेटा, ये 90 डिग्री है ना, तो ये एंगल yes, कितना ma'am. होगा? हाँ ठीक माधव? है। नहीं मैम माधव, थीटा। ठीक, अरे भाई एंगुलर सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो थीटा प्लस 90, लेट्स से उसको एक्स बोल दो, इज इक्वल्स टू 180 होना चाहिए ना। 90 उधर जाके यस क्या हो मैम। जाएगा? माइनस में, यानी कि थीटा प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90। तो एक्स कितना आ गया? 90 माइनस थीटा ना। यस मैम। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। अब आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इधर से निकाल रखी है, राइट बेटा? अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, 90 से 90 कैंसिल, वाई इज इक्वल्स टू थीटा, राइट? दिस एंगल इज थीटा। तो मैंने ये एंगल जब मुझे थीटा मिला, फिर आपको कंपोनेंट्स ब्रेक करने आते हैं। थीटा की डायरेक्शन में आपको कॉस मिलता है और थीटा के अपोजिट आपको साइन मिलता है परपेंडिकुलर एंगल पर। यस यस और मैम। नो? यस मैम। देखो आपके पास अब ये चीजें आ गई। नॉर्मल रिएक्शन वाई एक्सिस में है, mg cos थीटा वाई एक्सिस में है। अगर वाई एक्सिस में सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा। हमें फर्स्ट वैल्यू मिल गई। टेंशन और mg sin थीटा एक्स एक्सिस में, अगर एक्स एक्सिस में सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों फोर्सेस को बराबर होना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि मास m इज इन इक्विलिब्रियम। देखो डन। यस मैम। हाँ यस मैम। चलो अभी वाला करके दिखाओ। अब वेज के ऊपर पुली है, दो मास से लटक रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, थीटा, टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन, ये निकालो। अभी टाइम हो रहा है 1951। तीन चीजें निकालनी है। आई गिव यू 4 मिनट्स, ठीक है? मैम दोनों साइड ही मोशन नहीं हो रहा है। हाँ बेटा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम ही पूरी चीज है। ओके मैम, ओके मैम। वेरी गुड समीक्षा एंड आकांक्षा, बढ़ेगा। थीटा तो मैम आ गया। ओके बाकी सारी वैल्यूज भी निकालो। मैम नॉर्मल रिएक्शन जो 5 kg पे लग रही है ना, एक एक करके आंसर्स में ड्रॉप कर दो। मैम जो नॉर्मल रिएक्शन 5 kg पे लग रही है वो निकाल लेना, और टेंशन जो पूरी स्ट्रिंग पर है। हाँ
मैम तीनों वैल्यूज आ गई। मैम एक बार चेक कर लेना, सही है। सॉरी, ठीक है, एक बारी मैं सॉल्व करूं अभी। टेंशन गलत लग रहा है मैम मुझे थोड़ा। मैम 70 है। हाँ, कोई नहीं, अभी चेक करते हैं एक बारी। देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 3 kg का ब्लॉक ना अलग है, ये वेज से evening, ma'am. अटैच्ड नहीं है। गुड इवनिंग। ये वेज से अटैच्ड नहीं है, दिख रहा है ना? यहाँ पे Yes, ma'am. नॉर्मल ma'am. रिएक्शन नहीं है। Yes, ma'am. तो वो आपको जो एन दे रहा है ना, उसमें आपको भी खुद समझना है डायग्राम देके कि यहाँ पे ये अटैच नहीं है। इस बात को लिख लो कि 3 kg इज नॉट अटैच्ड विद द वेज, दिस इज वेज, दैट्स व्हाई यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। अभी अगर मैं 5 kg का ब्लॉक बनाऊं, यहाँ पर 5 kg का डायग्राम बनाऊं, एक सेकेंड, ये है 5G का फोर्स, इधर से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और टेंशन फोर्स ऐसे जा रही होगी, यस मैम। राइट? अगर मैं 3 kg का बनाऊं तो 3G यानी कि उसका वेट इस तरह से लग रहा होगा और सिर्फ ऊपर टेंशन होगी। स्ट्रिंग सेम है इसलिए टेंशन T ही ली है। सबसे पहले आपको टेंशन का वैल्यू मिलता है 30 न्यूटन। अब एक बात Yes, ma'am. बताओ, जब मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कराया था तब समझ में आया था ना कि यहाँ पर y एक्सिस लेनी है, इधर x एक्सिस लेनी है? Yes, ma'am. तब समझ में आया था ना Yes, कि ma'am. इधर 5G cos थीटा होगा और इधर 5G sin थीटा जाएगा, because this Yes, angle ma'am. is going to be theta। तो याद रखना है वाली चीज। अब यहाँ पर देखो, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू 50 cos थीटा एंड टेंशन इज इक्वल्स टू 50 sin थीटा। बेटा आप अगर यहाँ पे हम क्या करें कि देखो टेंशन निकाल, टेंशन का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 30 इज इक्वल्स टू 50 इंटू sin थीटा, है ना? तो 3/5 sin 30 का sin 3 का वैल्यू आ रहा है, वो थीटा का वैल्यू आ रहा है। हमको ये वाला ट्रायंगल पता है ना? आप एक काम करो, यहाँ पे ड्रॉ करके देखो, यहाँ पे थीटा मार्क करो, परपेंडिकुलर की जगह 3 और h की जगह यहाँ पर आप 5 पुट करो, राइट? अपने आप पाइथागोरस थ्योरम इधर 4 देगी ना। अब आपको दिख रहा है कि Yeah, ma'am. थीटा वही मैजिक ट्रायंगल आ गया और थीटा के सामने छोटी वाली साइड है, छोटी वाली साइड 37 37 डिग्री। 37 डिग्री में। यानी कि यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू 37 डिग्री मिलता है। अब आई गेस दूसरी चीज निकालनी तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगी, हमें cos 37 डिग्री का वैल्यू चाहिए which is 4/5 and you will 40 get the Newton. 40 न्यूटन। यस मैम। बस एक बार क्वेश्चन को समझना है कि वो कहना क्या चाहता है। मैम मैंने एक गलती कर दी थी मैम, मैंने दोनों तरफ से टेंशन ऐड कर दिया था मैम। जो उसका टेंशन था वो 30 न्यूटन, उसका टेंशन 30 न्यूटन 60 न्यूटन कर दिया। नहीं नहीं नहीं, 60 का वैल्यू। मैम मेरे को टेंशन वाला फिर से बता दीजिए। देखो यहाँ पे टेंशन सबसे पहले इजीली निकला था, T इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ये बैलेंस्ड है ना, इक्विलिब्रियम में है ना। Yes, ma'am. यस मैम। करोगे एक और क्वेश्चन? मैम पिछले क्वेश्चन में था नहीं, आपने जो बताया कि पिछले क्वेश्चन में अगर अटेम्प्ट किया होगा तो पता चल गया होगा, क्या? वो समझ नहीं आया। मैम मैं कह रहा हूँ कि जो अभी ये वाला गया उससे फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 में था नहीं, तो आपने कहा था 4th में तुम अभी। शुरू से नहीं हो ना, अभी तो ज्वाइन करा है तुमने। यस मैम। हाँ तो बेटा जल्दी ज्वाइन कराओ ना क्लास को, तभी तो समझ में आएंगी चीजें। मैम वो नेट खत्म हो गया था अभी किसी का हॉटस्पॉट। अच्छा चलो बच्चे, ये वाले स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं उनको वाला समझा रही हूँ। मैम एक बार ये समझा देना क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सरफेस एंड मास सेमी। मैंने एन ही लिख दिया है, ये इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन है। ओके मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लो, आराम से करो इसको। 1958 हो रहा है, ठीक है, 4 मिनट्स में सॉल्व करो। मैम इससे पहले वाला क्वेश्चन एक बार समझा दो, मेरी क्लास लीव हो गई थी। ओके देखो, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है यानी कि थीटा टी और एन हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। थीटा इज दिस, टेंशन जो भी रोप में लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ 3 kg का ब्लॉक वेज को टच नहीं कर रहा है। अगर टच नहीं कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ 5 kg देगा। अब आप क्या करोगे, इनके
फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे 5 kg पर नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से लग रहा होगा, टेंशन यहाँ लग रहा होगा और 5G डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। आप यहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस जो है घुमाकर बना सकते हो ना, रोटेट कर कर। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपने देखा होगा दिस एंगल इज थीटा, राइट? तो बस आपने इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए, यहाँ पर 5G cos थीटा, इधर 5T sin थीटा। समझ में आया है? और मैम यस हाँ बोलो। मैम, 1 मिनट वो क्वेश्चन दिखा दो जो कठिन है उसके। बेटा एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया मैम। ओके, हाँ ये समझ में आया बच्चों? यस मैम। यस मैम। ओके, अब आप देखो नॉर्मल रिएक्शन 5G cos थीटा के साथ बैलेंस हो रही है ना, और 5G sin थीटा के साथ टेंशन बैलेंस हो रही है। तो हमने क्या करा, n इज इक्वल्स टू 50 cos थीटा, टेंशन इज इक्वल्स टू 50 sin थीटा रख दिया। अगर आप 3 kg वाला ब्लॉक देखोगे तो 3G डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और सिर्फ ऊपर टेंशन एक फोर्स है। यहाँ पे आपको सबसे पहले टेंशन का वैल्यू मिला 30 न्यूटन। आपने इसको यहाँ पुट किया इस वाली एक्सप्रेशन में और आपको देखो थीटा मिल गया 37 डिग्री। ठीक है, जैसे ही आपको थीटा मिल गया आपने उसको यहाँ एक्सप्रेशन में पुट किया एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। इज दैट ओके? ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम बेटा। मैम आंसर ड्रॉप करें मैम, वो चेक करना। ओके, मैम ये थीटा कैसे आया मैम? जब आप पुट करोगे कहाँ पर, थर्टी न्यूटन को यहाँ पे पुट करोगे तो 3/5 आएगा ना। 3/5 मैजिक ट्राइंगल से पता है ना 37 डिग्री के लिए होगा। नहीं भी पता है तो यहाँ पर ये वाला एंगल बनाओ, पी और एच का वैल्यू पुट करो, बेस का वैल्यू मिलेगा, तब आपको खुद दिख जाएगा कि भाई ये तो मैजिकल ट्राइंगल है अपना 37 डिग्री वाला। ओके मैम। ओके, ऐसी 53 डिग्री भी दे सकता था, तो वो भी समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको 2 मैजिक ट्राइंगल बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाए हैं। आई गेस आकर्षित आपने क्लास बीच में ज्वाइन करी है ना, शुरू से नहीं ज्वाइन करी? तो मेरा एक सजेशन है, बाकी और कुछ आप रिपीटेशन मोड पे देखो मत देखो पिछला, पर बेसिक मैथमेटिक्स जरूर देख लेना। 6 लेक्चर है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे ना पूरे दिन, पूरे मतलब हर हफ्ते में, तो एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके मैम। पूरी 11th पूरी 12th के लिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वरना फिर आप जब भी कभी ऐसी चीजें आएंगी ना जहाँ मैथ्स लगनी होगी और कुछ ट्रिक्स होंगी या कुछ बातें होंगी, फिर आप मिस कर जाओगे उन चीजों को। ठीक है, तो वो देख लेना आप, दिक्कत आए तो पूछ ले। अब यहाँ की बात करते हैं। ओके, आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है बिटवीन 2 ब्लॉक्स और सरफेस के बीच। सबसे Yes, पहले ma'am. एक काम करते हैं, कैपिटल एम जो है उसको बनाते हैं। एक बात बताओ, कैपिटल एम पर mg फोर्स लग रही होगी नीचे, एक Yes, इसमें ma'am. नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जो सरफेस लगा रहा होगा, ठीक है? Yes, ma'am. मैम स्क्रीन एक पॉज हो गया। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जो स्मॉल m भी लगा रहा हो। यस मैम, उनका सम हो जाएगा। तो एक ऐसे मान लो नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है? ये समझ में आया डायग्राम? एक सरफेस ने लगाया Yes, होगा, sir. एक नॉर्मल रिएक्शन छोटा सा m लगा रहा होगा। छोटे मैम एक वाले बार m, फिर से बताना। देखो ये वेट वर्क कर रहा है, ये सरफेस के द्वारा लगाया हुआ नॉर्मल रिएक्शन है, और ये जो स्मॉल m लगा, ठीक है? ओके मैम। ओके, अब आप स्मॉल n को बनाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल mg, और बेटा ऊपर क्या लग रहा होगा, जो बड़े वाला ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, यानी कि n। समझ रहे हो ना? Yes, ma'am. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, आपको कैपिटल N mg के बराबर मिल गया पहला आंसर, तो आपको यही आ गया। Yes, ma'am. जो आपसे यहाँ पर पूछा था कि आप नॉर्मल रिएक्शन निकालो बिटवीन 2 ब्लॉक्स, देखो आपने n का वैल्यू तो निकाल दिया पहली बार में ही। अब आपको सिर्फ n s का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए आपको पता है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ns बराबर ये होगा। n का वैल्यू अभी आपके पास है ही, यहाँ पे आप पुट कर दो g को कॉमन। एक मिनट, मैम स्क्रीनशॉट। हाँ इधर तक, दिस थिंग,
जो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है वो इन दोनों के बराबर होगी ना, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में Yes, ma'am. आएगा। तो देखो mg प्लस n लगाया, n Ma'am, की जगह 2 आपने mg वाली वैल्यू रखी, g कॉमन लिया, एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन बाय सरफेस। दोनों आंसर्स आ गए? Yes, ma'am. किसी को कोई इशू? मैम निकालने से ज्यादा तो लिखने में टाइम लग गया था इनको। हाँ, बाकी किसी को कोई दिक्कत आ रही है? मैम वो मैं mg 2mg कर रहा था, वो कैपिटल वाला देखने का। हाँ, ध्यान रखो ये वाली चीज, पता है आपको ना, कंपटीशन में भी कई एग्जाम मतलब कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे वैल्यू नहीं होगी, वेरिएबल होगा, तो बहुत ध्यान से देखना है कौन सा वेरिएबल है, ठीक है? वेरिएबल्स भी क्वेश्चन ma'am. में आते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको वैल्यू ही मिलेगी। मैम वो Done? जानबूझ के भी वेरिएबल कंफ्यूजिंग देते हैं, मैंने देखा कई हाँ, तो क्वेश्चन में। बहुत बहुत ध्यान से पेपर करना है, ये वाली चीज है। चले आगे। एक बार सरफेस वाला समझा देना। कौन सा वाला बेटा? मैम सरफेस, हाँ, एक बात बताओ, नॉर्मल सरफेस। हाँ, ये जो सरफेस है इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ना, लेकिन Yes, इस ma'am. वाले Yes. पे नहीं लगाएगा, मैम सिर्फ मैम कैपिटल एम पे लगाएगा। ये स्मॉल एम और कैपिटल एम आपस में लगा रहे होंगे, कैपिटल एम ऊपर लगा रहा होगा और स्मॉल एम इस पर नीचे लगा रहा होगा। तो इन वाली को हमने एन बोल दिया था और इस वाली को एन एस बोल दिया था। देखो यही चीज आपको यहाँ दिख रही है, ये स्मॉल एम ने लगाया डाउनवर्ड, ये कैपिटल एम ने लगाया अपवर्ड, ठीक है? मैंने आपको जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था हम हमेशा वो फोर्सेस दिखाएंगे जो उस बॉडी पे एक्ट कर रही है, उस पर लग रही है। वो क्या लगा रहा है वो हमको नहीं दिखाना। इज दैट ओके? मैम एक बार और ओके, एक बात मुझे चलो आप बताओ, आपको समझ में कौन सा वाला पॉइंट नहीं आ रहा है? नहीं मैम, जो अभी आपने बस बोला वो बता दो एक बार। अच्छा, मैम मैं मुझे ये इसमें कह रही दिक्कत हो रही है। थी, हाँ मैम मुझे इसमें दिक्कत हो रही थी कि बिटवीन ब्लॉक्स और सरफेस, मतलब उसको मतलब कैसे लेंगे? हाँ, देखो कोई इशू नहीं है ना। आप एक बात देखो, मैं यहाँ पे चलो अलग अलग कलर से बना देती हूँ। जब ये कैपिटल एम सरफेस पे रखा है तो वो उस पर फोर्स लगाएगा ना सरफेस, इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन, है ना? यस मैम। ठीक है, अब आप इन दो ब्लॉक्स को देखो, ये दो ब्लॉक्स भी तो आपस में फोर्स लगा रहे होंगे ना, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ना इनके बीच। यहाँ पे इस स्मॉल एम पर ही कैपिटल एम अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा ना, यस मैम। यस और मैम। स्मॉल एम इस वाले ब्लॉक पर, बड़े वाले ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा। यस मैम। ये दोनों ही फोर्सेस अलग होंगी, दिस इज एन, दिस इज Yes, एन, ma'am. बट ये एन एस होगा। तो हमको एन और एन एस का वैल्यू निकालना। देखो वही चीज मैंने डायग्राम में दिखा दी है, फ्री बॉडी डायग्राम में। जब मैंने कल आपको फ्री बॉडी डायग्राम बताया था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि हम पॉइंट मास से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी बॉडी को, और हम वो सारी फोर्सेस ड्रॉ करते हैं जो उस बॉडी पर एक्ट हो रही हैं, उस पर लग रही है। वो बॉडी किस किस पे क्या क्या फोर्स लगा रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, उस पर क्या लग रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? और फिर उसके हिसाब से डायग्राम बनाते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम था क्योंकि हम फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस कर रहे थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, और वो इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करता है, नेट फोर्स जीरो होने की बात करता है ना? लास्ट क्लास स्टेटमेंट बताया था मैंने, इसलिए यहाँ पे नेट फोर्सेस जीरो यस है। मैम। अब आप न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ोगे, जहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगी, मोशन होगा, डायनेमिक्स होगा, तो वहां पर हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस को स्टडी करेंगे। इज दैट ओके? ओके मैम। मैम ठीक है, एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। पहले 1 मिनट रुको, मैम जितिन आपको समझ में आया? यस मैम। हाँ अब बोलो यहाँ। मैम ये तो नॉर्मल सी बात है जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि अगर किसी चीज पे फोर्स लगेगा नहीं तो मोशन में जाएगा ही नहीं। बेटा तो इसलिए हर इतना चीज बड़ा नॉर्मल बना सी वो बात बस है, ये नहीं कहता। लेकिन ये जिस टाइम आई थी ना, वहां पर वो फैक्ट, वो एक्सपेरिमेंट्स, वो प्रूव करना इज वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है? हर चीज नॉर्मल है, अगर आप उसे ऑब्जर्व करके देखो तो। नेचुरल मैम। ऑब्जर्वेशंस हुई तो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, और क्या ही है। ओके मैम एक क्वेश्चन था, हम्म मैम जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो बोलता है फोर्स हमेशा पेयर में एक्ट करती है, हम्म तो मैम वुड जो इट क्या बी कहते हैं, फाइन अगर वो थर्ड लॉ जब आए तब डिस्कस करें उस चीज को, थर्ड लॉ के बारे में? ठीक है मैम फिर तभी डिस्कस ठीक कर है, लेंगे। वैसे मैं फ्री बॉडी डायग्राम से था इसलिए पूछ रहा था, but ठीक है। अच्छा कोई नहीं, चलो ठीक है, तभी डिस्कस कर लेंगे।
अब बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की। दिस इज द रियल लॉ। रियल लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ से आप फर्स्ट और थर्ड दोनों ही मतलब इवेल्युएट कर सकते हो, उसको मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। उस चीज को हम बाद में देखेंगे। पहले न्यूटन के सेकंड लॉ को ना डीपली समझो एक्चुअली क्या है। बहुत इजीली न्यूटन की सेकंड लॉ को F इज इक्वल्स टू ma करके बोल दिया जाता है, बट इट इज नॉट F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। ऑल्दो 95% केसेस हम उसी से सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसका एक्चुअल स्टेटमेंट बताती हूँ। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, राइट। मैम स्क्रीन नहीं बेटा, स्क्रीन तो सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स। ये मैम एक्चुअल पर स्टेटमेंट है। मैम पर लॉ में तो ये लिखा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये नहीं लिखा होता मैम। दैट्स ओके, आप अगर उसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करोगे तो तो K का यही वैल्यू तो आ 1 जाएगा। आता है। यस मैम, उसमें मैम लिखा हुआ था कि वो सबसे पहली डिराइव्ड यूनिट थी फोर्स, तो इस वजह से हमारे पास लिबर्टी थी, मतलब चुनने की आजादी कि हम के को 1 ले सकते हैं। हाँ ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो यहाँ पर, तो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट। लेट्स से हमारे पास कोई बॉडी है ऑफ मास m, राइट। यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है, मास m है, जो लेट्स से u वेलोसिटी से मूव कर रही थी। हमने उसको एक अनबैलेंस्ड फोर्स दी, तो हुआ क्या कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, राइट। अब वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इज दैट ओके? यस मैम। यस मैम। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर टाइम 0 था, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था, और ये t इक्वल टू t पे आपकी ऑब्जर्वेशन है। तो एक बात बताओ, अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहूँ तो चेंज इन मोमेंटम मैम इज स्क्रीन पॉज हो व्हाट? गई। मैम स्क्रीन ओके, हाँ, चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट? p फाइनल माइनस p इनिशियल, यानी कि Yes, ma'am. mv माइनस mu। m आप इधर MU बाहर ले लो, v माइनस u, ठीक V है। इसको minus U। एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन दिस इज इक्वल्स टू फोर्स, राइट। यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू m v माइनस u बाई t। अपॉन बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो यही चीज तो एक्सीलरेशन आपने पढ़ी थी, एक्सेलरेशन। है यस ना। मैम। v माइनस u बाई t इज इक्वल्स टू a, यानी कि यस मैम। you get f is equals to इक्वल टू ma, MA। राइट। अब आपको लगेगा कि मैम वही तो बात आ गई, यही तो बोल रहे थे हम लोग भी, और आपने बोल दिया था कि f is equals to मैम? ma is not the right statement। मैम मैम इसकी अभी भी बहुत डीप फीलिंग है मैम, इसमें इसमें मैम मैम, अभी भी मेरा- बहुत डीप फीलिंग है मैम। समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो कृष्णा, फिर से बोलो। मैम कुछ नहीं है। ओके, मैम हाँ मेरी समीक्षा, क्लास बोलो मैम मेरी क्लास लीव हो गई थी, आप ये दोबारा बता दो। क्लास किसी लीव हो रही है? नेटवर्क इशू हो रहा है? यस मैम, वो खत्म हो गया था नेट। ओके, देखो सिंपल है। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एंड अभी कृष्णा ने बड़े प्यार से डिस्क्राइब किया था कि yk is equals to 1, तो we got finally this statement कि change in momentum upon change in time, यानी कि rate of change of momentum is force, right? Mathematically, और यहाँ पे चलो ये वाली चीज चेंज कर ही देते हैं, is directly proportional to force, ठीक है। ये स्टेटमेंट है न्यूटन के सेकंड लॉ। अब मैंने बताया कि सपोज एक बॉडी है जिसको हमने t इक्वल टू 0 पे, यानी कि इनिशियल पोजीशन पे देखा, मास m की u वेलोसिटी से मूव कर रही है, आपने फोर्स लगाई, v वेलोसिटी उसकी आ गई है t इक्वल टू t पे। अगर यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम इस सिचुएशन में मुझे कैलकुलेट करना हो तो दैट इज p फाइनल माइनस p इनिशियल mv माइनस mu, m कॉमन लिया, v माइनस u इस एक्सप्रेशन में आपने पुट किया एंड यू गेट द फाइनल एक्सप्रेशन f इज इक्वल टू ma। But I'm still saying that this statement is not the Newton's second law because it is a conditional statement. और वो कंडीशन ये है कि m इज कांस्टेंट, राइट। आपने यहाँ पर
t is equals to 0 पर भी मास m लिया था, t is equals to t पर भी मास m लिया है। अब आप बोलोगे कि मास क्यों चेंज होगा, मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। लेट्स एक्सप्लोर इट। ठीक है, अभी थोड़ी देर में इसको समझेंगे। अभी एक एग्जांपल देखो, एक बार याद है अभी चंद्रयान हुआ था, चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, जब Yes, madam, मून yes, ma'am. के सबसे फादर पॉइंट पर, जहां तक आज तक किसी ने लैंड नहीं कराया था, वहां अपना चंद्रयान भेजना चाहते थे। यस मैम, पोल्स Yes, yes, कि ma'am. अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं रहा था, लेकिन उसका ना लाइव टेलीकास्ट हुआ था 12 बजे से 5 बजे तक। आई स्टिल रिमेम्बर वो पूरा लाइव टेलीकास्ट था उसका। आई गेस डिज्नी पर आया था, डिज्नी हॉटस्टार। ठीक है, अगर दोबारा रिपीट कर मैम, दीजिए, आपने नेटवर्क इश्यू हो जाता। हाँ मैंने ये कहा कि एक बार चंद्रयान 2 हुआ था, ठीक है, याद हो तो वहां पे हमारा टारगेट था कि जो मून है ना उसके बहुत सारे पॉइंट्स तक हम लोग जा चुके हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, बट उसके सबसे फार्देस्ट पॉइंट पर जाना था एंड दैट वुड क्रिएट द हिस्ट्री। बट अनफॉर्चुनेटली वो हम नहीं कर पाए। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, हमने ऑलरेडी मार्स ऑर्बिटल मिशन से हिस्ट्री बना चुके हैं एक बार में। ठीक है, तो ये हमारा मतलब Yes, प्लान ma'am. था। तो इसका ना लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, डिज्नी पर चला था, डिज्नी हॉटस्टार पे आई गेस। ठीक है, उसमें काफी सारे मतलब वो पूरा सीन दिखा रहे थे, वो एक्चुअली वो लैंड कर रहा है, वो पिक्चर्स, एक्चुअल पिक्चर्स आ रही थी, पीएम मोदी वाज देयर। ठीक है, बहुत सारा मतलब था, तो वो मैं बहुत एक्साइटेड थी, तो मैंने देखा था उसको। और तकरीबन हमको 5 के अराउंड पता चला था कि हमारा चंद्रयान मतलब नहीं, वो पोजीशन लॉस वो और हमको वो मिला भी नहीं था, मतलब नेटवर्क टूट गया था। तो तब अगर आपने देखा हो तो उसको उन्होंने ना बीच बीच में बहुत सारी एनिमेशंस भी दिखाई थी। ठीक है, तो तब अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आपने भी वो चीजें देखी हो मेरे साथ, मतलब मेरे साथ नहीं, मतलब देखा हो, अपने जगह हो आप, तब आपने देखा होगा तो उन्होंने रॉकेट के बारे में बात किया था, और बात किया था कि जो रॉकेट है इसमें से लगातार फ्यूल निकलता रहता है और उसी की वजह से रॉकेट ऊपर मूव करता है, राइट। और उन्होंने दिखाया था कि कैसे कैसे वो अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को लीव करता रहता है। अगर मिशन मंगल भी देखी हो, यस मैम, है ना, और फिर एक सर्टेन पोर्शन के साथ वो ऑर्बिट करता है किसी प्लेनेट को। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, अगर फ्यूल भी लीव कर रहा है जो कि काफी हाई स्पीड पे करता है, तो मास वेरिएबल है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल मास। यहाँ पर अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो मैं मास को कांस्टेंट नहीं ले सकती, बिकॉज जिस मास के साथ, जिस फ्यूल के साथ, जितने एलिमेंट्स के साथ उसने अर्थ को छोड़ा था रॉकेट ने, उतने एलिमेंट्स के साथ वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स तक नहीं पहुंचा है, राइट। हम एक तरह से ग्रेविटी की वैल्यू हर जगह उसकी कम होती जा रही है। बेटा वो अगेन आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें पकड़ते हो, वो भी वेरी करेगा। वी विल रीड दैट। अभी मैं वेरिएबल मास की बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली हाइट के साथ जी का वैल्यू डिफरेंट होता है। That's not the case. I'm talking about the variable mass. यहाँ पे कहीं पे जी आ रहा है क्या इस एक्सप्रेशन में? नहीं है ना? मैम एक क्वेश्चन था, हाँ। मैम एक क्वेश्चन था मैम, इस प्रॉब्लम को सिस्टम ऑफ पार्टिकल से डील नहीं कर सकते कि उसको अलग अलग पार्ट मान के? बेटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी कंबाइंड एक बॉडी के साथ डील होता है। वो सिर्फ आपको एक पॉइंट देगा, M1R1 M2 R2 ऐसे करके, लेकिन उसको भी हम जब डील करते हैं ना, तो वो एक जगह ही आता है जब हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स को ट्रीट करते हैं। अदरवाइज मोस्टली केसेस में हम पूरा बॉडी लेके चलते हैं। ठीक है, ओके मैम। और ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता ना, हर बार मास वेरी कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूस सिस्टम का वो मास वेरी कर रहा है। तो इसलिए इसको यहाँ पे मास मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मास इज वेरिएबल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, एंड दैट एग्जाम्पल इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, शायद पहली बार पता चल रहा हो या ऑलरेडी पता हो, आई डोंट नो। मास भी वेरी करता है अगर आप बहुत हाई स्पीड के साथ मूव। यस मैम, लाइट की स्पीड की मास कंपैरेबल चली मूव जाए। वेरी तो छोटी स्पीड पे भी करता है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होता है। और मास बढ़ता है, अगर आप मूव कर रहे हो तो मास बढ़ता है। m is equals to Yes, ma'am. m0 upon 1 minus v square by c square. डायनामिक मास की इक्वेशन बोलते हैं, डायनामिक मास। इसे हर दिस m0 is called rest mass. जब आप रेस्ट में हो तो m0 is your mass and m is moving mass.
ठीक ना। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं एक बारी, ठीक है, फील जरूरी है, देन वी विल मूव फर्दर। अब अभी मैंने आपको एक्सप्रेशन दी एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, राइट। अब इसके Right. दो केसेस होते हैं। क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहा है क्या बीच में, बार बार आवाज आ रही है? नहीं बोलना, अब शांत रहना, ठीक है, जब तक ये हो ना जाए। इसके दो केसेस हैं। एक मान लो कि हमने मान लिया कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्पीड ऑफ लाइट की हाफ स्पीड से मूव कर रहा है, लेट्स से, ठीक है। अगर इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, इट इज अ कंपेरेबल स्पीड, यानी कि ये रिलेटिविस्टिक हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप v का वैल्यू c/2 यहाँ पे पुट करके देखो, तो m का वैल्यू क्या आएगा, m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर बाय 4 इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, नीचे बचेगा m नॉट 1 माइनस 1/4। आप सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 3 3 और माइनस 2 2 इस तरह से आएगा, है ना, ये आएगा ना प्रभाष, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो m क्या बड़ा है या नहीं m नॉट से, ये वैल्यू 1 से बड़ी है ना, Yes, ma'am. यस यस तो ये तो एक प्रूफ हुआ इस बात का कि ये चीज बड़ी है वाकई, मतलब मूविंग मास बड़ा होता है। अब एक दूसरा चीज बताती हूँ मैं कि क्यों हम इस डिस्कशन को डेली लाइफ में यूज नहीं करते। एक बात बताओ, आप लोग मैक्सिमम कितना भाग सकते हो? 10 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं भाग सकते। चलो मैंने मान लिया कि आप छोड़ो, कोई कोई ऑब्जेक्ट है वो c अपॉन 10 की पावर 5 से भाग रहा है। c अपॉन 10 की पावर 5 समझ में आता है? c इज 3 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 5, बहुत ज्यादा बता दिया है मैंने बहुत ज्यादा। कि वो 3 into 10 की पावर 3000 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। 3 किलोमीटर पर। बहुत ज्यादा बड़ा है ये, मान लो, ठीक है, इतनी स्पीड से जा रहे हो और आपको पता है कि हम उतनी स्पीड से भी जा रहे हैं, चल फिर भी हम थोड़ा मान रहे हैं। तो यहां से m को देखो, m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v का वैल्यू कितना है, c स्क्वायर अपॉन 10 की पावर 10 इंटू सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। अब एक बात बताओ, क्या 1 माइनस 1/10 की पावर 10, यानी कि थोड़ा सा और लिख ही देते हैं, 1 माइनस 10 की पावर -10, इसको क्या मानोगे, कितना छोटा, 10 की पावर -10, समझ रहे हो, 0.00000001 कहीं जाके, मैम ऑलरेडी 1 में से फिर माइनस भी करना है ना। 1 में से फिर मैम माइनस करोगे इसको तो 0.99999 कितना 99 चलता रहेगा, तो इट्स 1 ना, मैम है ना? 10 की पावर -6 होगा ना? क्या बेटा, बेसिकली इट इज नेग्लिजिबल और नॉट, दैट इज द नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल है मैम। Negligible. राइट। Negligible. इसीलिए हम डेली लाइफ में m को कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। यही वजह है कि आप जो 95% क्वेश्चंस अभी सॉल्व करोगे ना, वो m को कांस्टेंट कंसीडर कर होंगे। अदरवाइज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ m इज इक्वल टू m, ठीक है, यहाँ पे साइन बनाया लगभग वाला। अब देखो, अगर मैं आपको मैम ऐसे डिफरेंशियल में फॉर्म, हाँ मैम ऐसे में तो अगर हमारा वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकंड रहेगा तो भी मास बढ़ेगा। बढ़ता है, बट बहुत बहुत छोटा होता है। अभी आप जब थोड़ा Yes, सा ma'am. आगे पढ़ोगे ना, 12th में थोड़ा ज्यादा आगे पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल यस नेचर, और मैम, हर सब किसी हर खास मैटर में चीजें वेव होती है। नेचर होता है मैम। जिसकी Exactly, वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है वहां वेव नेचर दिखता है, बाकी नहीं दिखता, ठीक है। मैम लेकिन स्टडी मैम रीजन क्या है, क्यों बढ़ता है मास? क्या मैम मास क्यों बढ़ता है, क्या रीजन है? बताया तो, ये पूरी एक्सप्रेशन और किसने सॉल्व की थी, आइंस्टीन। ये चीजें बेटा आप अभी एसटीआर पढ़ोगे तब, मतलब एसटीआर अभी नहीं पढ़ोगे, ये रिलेटेड थ्योरी ग्रेजुएशन ऑफ, वगैरह में पढ़ोगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अभी भी चाहो Yes, तो ma'am. देखना, अल्बर्ट आइंस्टाइन का 1905 में 1905 में लिखा हुआ पेपर, विच इज नॉट बाय दिस नेम, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बट
1905 का लिखा हुआ पेपर आज भी गूगल पर है, पीडीएफ डाउनलोड करना, ठीक है, वहां ही वुड एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। और मैम ये प्रूफ तब हुई थी जब ये सोलर एक्लिप्स हुआ था, तो उससे उनके कैलकुलेशन में बिल्कुल प्रेडिक्टेड आ गए थे। ओके, मैंने वाली स्टोरी नहीं सुनी है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन की सेकंड लॉ की। अब मैं आपको एक बार फील देती हूँ कि न्यूटन का सेकंड लॉ एक्चुअली है क्या। मैंने क्या बताया था, एफ इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं छोटे से टाइम की बात करूं तो क्या dp by dt लिख सकते हैं? यस मैम। यस मैम। p को हम mv लिख सकते हैं? अभी आप इसको जनरल डिस्कशन कंसीडर करो तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल लगाओ, m कांस्टेंट है। इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कंसीडर करो। पहले एक बार m को कांस्टेंट रखा, v का डिफरेंशिएशन, फिर v को कांस्टेंट रखा, m का डिफरेंशिएशन। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर बोल रहे हैं कि चेंज इन मोमेंटम, इफ मोमेंटम इज mv, यानी कि मोमेंटम दो क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, तो चाहे m के चेंज होने पे या v के चेंज होने पे या दोनों के चेंज होने पे, तीनों केस में मोमेंटम चेंज होगा। सो दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। आप जो पढ़ते हो ना F = ma, वो कंडीशनल है जब m कांस्टेंट हो, क्योंकि अगर m कांस्टेंट होगा बेटा तो dm by dt 0 हो जाएगा ना, इफ Yes, m ma'am. इज कांस्टेंट। अब देखो, अगर m कांस्टेंट है, dm by dt 0 हो गया, तो आपको फोर्स क्या मिल गया, m into dv by dt, और dv by dt ही क्या होता है, एक्सीलरेशन। Yes, ma'am. फील आया? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब F = ma, और खूबसूरत होगा अगर आप इसको लिखो कि नेट फोर्स = m into a, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि किसी मास में सिर्फ एक ही अनबैलेंस्ड फोर्स हो, देयर कुड बी नंबर ऑफ ma'am. अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो सभी का जो नेट फोर्स है, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट बॉडी इनटू एक्सेलरेशन अटेन्ड बाय दैट बॉडी। सो दिस इज द स्टेटमेंट। अब आपको ध्यान होना चाहिए, मतलब इतना डिस्कशन हो गया है कि आपको फील रहे इस चीज का कि m इज कांस्टेंट। चलिए एक क्वेश्चन 6 करके दिखाइएगा। यहाँ पे बोला है कि कोई ब्लॉक है, ये मास m का, ठीक है, और इस पर F फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। Ma'am, F by m. यस Yes, ma'am. बिल्कुल। बहुत सिंपल है। हाँ, ये है ना, बेसिक सा है। यहाँ पे अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो mg नीचे एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है, एक फोर्स है। अब आपको दिख रहा है कि इस फोर्स को काटने के लिए कोई और फोर्स नहीं है ना, और इधर ये एक्सेलरेट भी कर रहा है। अब ऊपर नीचे तो मूव नहीं कर रहा, तो n तो mg के बराबर है, बट F है वो अनबैलेंस्ड फोर्स विच इज इक्वल्स टू ma, और a चाहिए, दैट इज F by स्क्रीन पॉज हो गई क्या? n और mg तो बराबर होने, क्योंकि ऊपर नीचे तो बॉक्स मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो यानी कि y तो इक्विलिब्रियम में है, बट x एक्सिस देखो अनबैलेंस्ड है ही, कोई फोर्स ही नहीं है दूसरे, राइट। आपको एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, समझ में आया? यस मैम। एक और करते हैं। यहाँ आपको बोल रखा है कि F2 is greater than F1, यहाँ पे भी आपको एक्सेलरेशन निकालना है, फटाफट से निकाल दो। मैम मास को तो m ही लेना है ना। हाँ जी बेटा। मैम F2 माइनस F1 अपॉन m। ओके, अच्छा आपको न्यूटन का सेकंड लॉ समझ में आया? यस मैम। कोई भी बात तो ऐसी नहीं है ना जो दिमाग से ऊपर से चली गई हो। नो मैम। ओके, अगर लगा करे ना कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो बता देना, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी, पर डाउट लेके नहीं जाना। अब देखो यहाँ पर आपको बोला है कि F2 इज ग्रेटर देन F1, यानी कि अगर मैं इसका एक रिजल्टेंट वाला डायग्राम बनाऊं तो n फोर्स इधर, mg इधर, और एक फोर्स लग रही होगी F नेट इस डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि F2 बड़ा है तो F2 की डायरेक्शन में नेट बचा होगा। जैसे कि F1 आपने 10 लगाई, F2 आपने 20 लगाई, तो 10 न्यूटन F2 की डायरेक्शन में बचा ना, और यही F नेट
would cause the acceleration. Acceleration निकालना है तो F net by M. अब F net क्या है? F2 minus F1. राइट? यस मैम। ठीक है, एक ही वाला क्वेश्चन करेंगे। मैम एक मिनट फिर यहाँ से पे वो आप, क्वेश्चन समझा दो। हाँ बेटा, जब हो जाए तो मुझे बताना। मैम ये समझा दो। अब आपको नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन निकालना है बॉडी का, ठीक है? आपको ये दे रखा है एफ थीटा, निकालो नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन। ओके ओम, वेरी गुड सुश्रिता, यश एंड जतिन, बढ़िया, गुड यश। समीक्षा, कृष्णा, ओके ठीक है, सभी का आंसर आ गया। एक बारी मैं डिस्कस कर लेती हूँ फिर। देखो, अब तो मुझे लगता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं आ रही होगी ना? नो मैम। No, ma'am. चलो बढ़िया। थीटा है तो अगेन हमको कंपोनेंट ब्रेक कर देने हैं। इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर चला जाएगा एफ साइन थीटा। अब नॉर्मल रिएक्शन भी तो इधर ही लगेगी, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। क्यों पता चला? क्योंकि Yes, ब्लॉक ma'am. ऊपर नीचे थोड़ी मूव कर रहा है, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा आ गई। Yes, ma'am. अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो आपको दिख रहा है एफ कॉस थीटा रिमेन्स अनबैलेंस्ड, यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ गया। मैम स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ जी बेटा, विजिबल? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, चलो बस आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। मैम और जी बेटा, मैम एक बार क्वेश्चन नंबर 7 समझा दो, वो इससे जो Okay. पहला था। देखो यहाँ पर F1 किधर की तरफ लग रहा है? अगर आपको डायरेक्शन ऐसे याद हो तो मैंने बताया था नेस्ट यानी कि W, F1 वेस्ट की तरफ लग रहा है ना, और Yes, F2 ma'am. ईस्ट की तरफ। ठीक है, देखो मैंने वैसे ही बना दिया, F2 ईस्ट की तरफ, F1 वेस्ट की तरफ। N लग रहा है नॉर्थ में, MG लग रहा है साउथ में। एक बात बताओ, ये ब्लॉक ऊपर नीचे मूव करता हुआ नहीं समझ में आ रहा ना हमको, हमें दे भी नहीं रखा। तो यानी कि N इज इक्वल्स टू mg, वर्टिकल फोर्सेस बराबर होंगी, राइट? Yes, ma'am. अब आप देखो, यहाँ पे आपको बता रखा है कि F2 इज ग्रेटर देन F1। एक बात बताओ, अगर F1 5 न्यूटन है और F2 8 न्यूटन है, तो 8 न्यूटन बड़ा है ना, यानी कि 3 न्यूटन का इफेक्ट इस डायरेक्शन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, ma'am. तो F नेट इधर की तरफ आएगा ना, है ना? देखो Yes, ma'am. F नेट आ गया। अब ये F नेट ही तो है जो कॉज होगा एक्सीलरेशन का। तो F net is equals to ma, एक्सीलरेशन इज F net by m। अब F net है कितना? 8 माइनस 5, यानी कि F2 माइनस F1 which is 3, है ना? तो यहाँ पे मैंने 8 और 5 का एग्जांपल दिया। F2 माइनस F1 by m is the answer. Is that okay जतिन? Okay, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके अच्छा फटाफट से बस एक बारी बता दो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो? ठीक है, नहीं रहा हो तो गिव मी अ थम्स अप। ओके, प्रशांत को क्लियर है, गौरी को क्लियर है, चीकू, राशि को क्लियर है, आकांक्षा को, यश को, समीक्षा, सुचिता, अनुराग, प्रियांशी, नितेश, माधव, हर्षल, वेरी गुड। ठीक है, सिल्की,
पीयूष, ओके, सिमरन, रूपांशु, इमरन, मैम, एवान खान, जतिन, सिद्धार्थ सिंह, ओके कूल, ठीक है, डन, फाइन। अच्छा मैम एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, मैम BDK क्या होता है? बीटा डीके। अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ये 3 टाइप के Yes, डीकेज ma'am. होते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, मतलब मुझे पसंद है इसलिए मुझे प्यारा लग रहा है, वरना अभी ना ये एक्स्ट्रा है, काफी ज्यादा, काफी एक्स्ट्रा है। देखो, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, उसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं स्टेबल, कुछ कुछ स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए गए जिन्हें रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, जो स्टेबिलिटी Yes, ma'am. गेन कर लेते हैं ना, अपने अंदर से अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये सब निकालते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. तो अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, इन फिनोमिनास को डेडिकेटेड है, ठीक मैम है। अल्फा डीके तो समझ में आ जाता है, बीटा डीके नहीं आता। हाँ, बीटा डीके इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का कैप्चर होना, दोनों चीजें हैं। ई पॉजिटिव, ई नेगेटिव। ई पॉजिटिव इज पॉजिट्रॉन, ई नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन। अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स बिफोर, ठीक है। बाकी बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव 2 टाइप के डिकेज होता है, यस ठीक है। मैम, फिर उसमें पॉजिट्रॉन बहुत और सारी यस चीजें, मैम, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक एंड विच अंडरलाइज इन न्यूक्लियाई। तो जब भी हम अगर 12th तक साथ रहे, मैं और तुम, ठीक है, तो एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये 3 ऐसे टॉपिक है ना विच आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और मुझे बड़े पसंद है ये टॉपिक्स, पढ़ने भी, तुमको भी मजा आएगा, आई एम वेरी श्योर, ठीक है। यस लेट मैम। इट बी टू दैट लेवल।